नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। जिस खबर को सुनने के लिए कान तरस गए थे, जिसके आने की खुशखबरी तो पीएम मोदी ने 2 दिन पहले सुना दी, बस इंतजार है उस घड़ी का जब कोरोना की वैक्सीन लोगों तक पहुंच जाएगी और कोरोना का खौफ लोगों के बीच से खत्म हो जाएगा। कोरोना की वैक्सीन का रखरखाव सही तरीके से हो और वो लोगों तक सही तरीके से पहुंचे, ये बड़ी चुनौती है, लेकिन बिहार इसके लिए जबरदस्त तैयारी कर रहा है। आप भी देखिए। कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो फिर सवाल है कि क्या है बिहार का वैक्सीन प्लान? वैक्सीन के रखरखाव के लिए बिहार कितना तैयार? ये है बिहार का एनएमसीएच अस्पताल। जो भारत के सबसे बड़े वैक्सीन हाउसेस में से एक है। कोरोना वैक्सीन के रखरखाव की पूरी व्यवस्था की जा रही है। अभी हम खड़े हैं एनएमसीएच में और एनएमसीएच का ये स्टेट वैक्सीन स्टोर है, जहां पे बिहार भर के कहीं के अगर वैक्सीन जाना हो तो यहां पे स्टोर किया जाता है। और 5 मंजिला ये बिल्डिंग है जहां पे वैक्सीनेशन ये रखा जाता है और यहीं पे कोरोना का जो वैक्सीन है वो रखा जाएगा। तो चलिए आज न्यूज 18 आपको बिहार के वैक्सीन प्लान का पूरा हाल बताएगा। आपके हर सवाल का जवाब एक एक कर मुकम्मल तरीके से देगा। जो एनएमसीएच में है ये कोल्ड रूम है और कोल्ड रूम के अंदर अगर आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। ये देखिए यहाँ पे मशीनें लगाई गई हैं, इसे कहते हैं वॉकिंग कूलर। वॉकिंग कूलर का जो टेम्परेचर होता है वो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाता है और यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी इसका जो टेम्परेचर है वो 5 के लगभग है। और यहाँ पे अगर आपको बताऊं तो फिलहाल बीसीजी का यहाँ पे बोर्ड लगा है, बीसीजी का यहाँ पे वैक्सीन रखा गया है। ऐसे वॉकिंग कूलर जो है वो एनएमसीएच में यहाँ पे 5 लगाए गए हैं। आपको सीधी तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे 5 मशीनें लगाई गई हैं। एक वॉकिंग कूलर की जो क्षमता है वो है एक मशीन में यहाँ से 2.5 से 3 लाख वाइल जो होते हैं वो रखे जाते हैं। 5 मशीनें हैं, मतलब 13 से 15 लाख के बीच में जो वैक्सीन है वो क्षमता यहाँ पे है। माना यह जा रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा ऐसी नई मशीनें और आएंगी और यहाँ पे लगाई जाएंगी। दरअसल भारत में वैक्सीन स्टोरेज के लिए तापमान 2 से 8 डिग्री सेल्सियस की जरूरत है। कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जिसमें -20 डिग्री के तापमान की जरूरत है। फाइजर वैक्सीन का स्टोरेज टेम्परेचर -70 डिग्री सेल्सियस है। हमारे यहाँ जो WIC बोलते हैं, जिसमें कि वॉक इन जो कूलर, जिसमें कि 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। और जो सीरम इंस्टीट्यूट की जो दवा वैक्सीन आने वाली है कोविड की, उसको भी 2 से 8 डिग्री पर ही रखना है। बिहार के एनएमसीएच में भी डीप फ्रीजर की मुकम्मल व्यवस्था की गई है ताकि कोरोना वैक्सीन का रखरखाव बेहतर तरीके से किया जा सके। फिलहाल एनएमसीएच में 15 लाख वैक्सीन के रखने की व्यवस्था है, जिसे बढ़ाकर 21 लाख किया जा रहा है। हमारे यहाँ तकरीबन 15 लाख वैक्सीन एक साथ स्टोर करने की कैपेसिटी है और 6 लाख और बढ़ाने की बात है। मतलब 21 लाख तक वैक्सीन हम लोग एक समय में स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कोविड के वैक्सीन के स्टोर की माकूल व्यवस्था है और जब भी आएगा तो हम लोग इसको उचित ढंग से कर पाएंगे।
कोरोना एक वैश्विक महामारी है और भारत दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश है, लिहाजा तैयारी भी बड़ी करनी होगी। कोरोना का जो वैक्सीन आने वाला है वो वॉकिंग कूलर में रखाएगा, जो 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री के बीच होना है, और यहाँ पे उसकी सारी तैयारियां जो है मुकम्मल की गई हैं। अभी क्षमता के अनुसार यहाँ पे 13 से 15 लाख रखने की क्षमता है, और नई मशीनें केंद्र की तरफ से आ रही हैं, और उसके बाद यहाँ पे पूरी तैयारी, ये 3 मंजिल का बिल्डिंग है, और यहाँ पे हर फ्लोर पे अलग अलग वैक्सीन के लिए यहाँ पे रखी गई है। यहाँ पे निर्बाध रूप से जो है वो बिजली चलती रहे, उसको लेकर के स्टेबलाइजर और तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं वो लगाए गए हैं कि कहीं से भी कोई भी चूक ना हो। तो ये 3 मंजिले में वैक्सीनेशन का काम होता है, और ये पूरी व्यवस्था कोरोना से पहले की तैयार कर ली गई है, और यहाँ पे पूरी मुकम्मल व्यवस्था है। कोरोना वैक्सीन के रखरखाव ही नहीं बल्कि वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन पर भी बिहार ने पूरी तरह रोड मैप तैयार कर लिया है। वैक्सीनिंग यूनिट से लाइक सीरम इंस्टीट्यूट पुणे से अगर वैक्सीन चलता है तो वो हवाई जहाज से आता है एयरपोर्ट पर, एयरपोर्ट से हमारे यहाँ जो फ्रीजर वैन है उसके थ्रू यहाँ पहुँचता है, और फिर हम लोग उठा के उसको WIC रूम्स हैं हमारे यहाँ, उसमें उसको स्टोर करेंगे, और फिर यहाँ से उसी तरह से वैन से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाएगा, और डिस्ट्रिक्ट से PSC लेवल पर। तो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज का जो तंत्र है बिहार सरकार का, वो पहले से माकूल है और मजबूत है। जाहिर है वो दिन दूर नहीं जब लोगों के बीच कोरोना की काट मौजूद होगी, जिसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। बिहार भी पूरी तरह से तैयार है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो बहुत जल्द कोरोना की वैक्सीन हमारे बीच उपलब्ध होगी, और इसके लिए बिहार भी पूरी तरह से तैयार है कि किस तरह से वैक्सीनेशन होगा, किस तरह से पूरी व्यवस्था होगी। लेकिन एक बात आपको जानना जरूरी है कि पूरे देश के लोगों को कोरोना का टीका लगाने की जरूरत नहीं है। 50 से 60% जनसंख्या को टीका लगाने से कोरोना वायरस की चेन टूट जाएगी और बाकी लोगों में हर्ड इम्यूनिटी बन जाएगी। समझना जरूरी है कि बाकी 40% लोगों को टीके की जरूरत क्यों नहीं होगी। दरअसल कुछ लोगों के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो मजबूत होती है, और यही वजह है कि उन्हें टीके की जरूरत नहीं होगी। प्रतिरोधक क्षमता मजबूत जिन लोगों की है, उन लोगों का शरीर संक्रमण से लड़कर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेता है। एंटीबॉडीज डेवलप्ड लोगों को टीके की जरूरत नहीं होगी। इस अवस्था को ही हर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। यही वजह है कि भारत में कुल जनसंख्या की 50 से 60% जनसंख्या को ही टीकाकरण की जरूरत होगी, और इसके लिए बिहार भी जो है पूरी तरह से तैयार है। देश पूरा इंतजार अब कर रहा है कि कब कोरोना का टीका आ जाए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात किसान आंदोलन की करते हैं। किसान आंदोलन को लेकर बिहार में भी राजनीति तेज हो गई है। विपक्षी पार्टियों ने भारत बंद का समर्थन किया है, जबकि सत्ताधारी बीजेपी और जेडीयू ने विपक्षी पार्टियों पर किसानों के नाम पर राजनीतिक रोटी सेंकने का आरोप लगाया है। 8 दिसंबर यानी मंगलवार को किसानों का भारत बंद है, और एक बार फिर बिहार की विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को लपकने के मूड में है। यह हम नहीं कह रहे, ऐसा कहना है सत्ताधारी बीजेपी और जेडीयू का। जहाँ तक विपक्षी दलों का प्रश्न है, इनमें से एक भी विपक्षी दल का ना तो कोई किसान संगठन है, ना किसान मांग पत्र है। ये रस्म अदायगी करने के लिए और किसानों के बने बनाए आंदोलन में कूदने के लिए आतुर हैं। बिहार की विपक्षी पार्टियों ने भारत बंद के समर्थन का ऐलान किया है। आरजेडी और कांग्रेस के इस ऐलान के बाद बिहार में राजनीतिक बहस तेज हो गई है। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने आरोप लगाया है कि आरजेडी कांग्रेस को किसानों से कुछ लेना देना नहीं, ये तो बस किसानों के बहाने सियासी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। ये लड़ाई तो सीधे पूंजीपति वर्सेस गरीबों के बीच की लड़ाई है, किसान मजदूरों की लड़ाई। तो उनके कहने से क्या होगा, उनके अलग हटने से उनका कोई समर्थन थोड़ी है। इन लोगों को लग रहा है, और किसान साथ भी दे रहे हैं मोदी जी को, मजदूर भी साथ दे रहे हैं, किसान भी साथ दे रहे हैं। तो अब इन लोगों को लग रहा है कि हमारी राजनीतिक खेती खत्म हो रही है, तो अब अपनी राजनीतिक खेती ठीक करने के लिए किसानों की खेती को ये चौपट करना चाहते हैं।
बिहार में किसानों के बहाने सियासत तब तेज हुई जब राष्ट्रीय जनता दल ने किसानों के समर्थन में पटना के गांधी मैदान में सांकेतिक धरना दिया, जिसके बाद जेडीयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर तीखा तंज कसा। नीरज कुमार ने कहा कि जो लोग नौकरी के नाम पर किसानों से जमीन लिखवा लेते थे, वो पहले किसानों की जमीन लौटाएं, फिर समर्थन की बात करें। विपक्षी सहयोगी पार्टियों को यह दबाव देना चाहिए कि तेजस्वी यादव आप नेता हैं, तो कम से कम आपके नाम पर जो किसानों की जमीन ली गई है वो किसान करा रहे हैं, वो कूली बन गए, कूली रेलवे में, तो कम से कम वो कूली जो बने हैं तो उनकी भावना आहत है, तो जमीन लौटा दे। और तेजस्वी यादव तब निकले, अब मचिया लेके निकलेंगे, बिना मचिया के लेके निकलेंगे, क्योंकि अब मचिया उनका आधार हो गया है। नीरज कुमार के हमले से तिलमिलाए आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने पलटवार करते हुए कहा कि जेडीयू की सियासी जमीन खिसक गई है, इसलिए अब जेडीयू के नेता अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। हमारा जमीन राजनीतिक बचा हुआ है, लेकिन जिनको 3 नंबर की पार्टी जनता ने बना दिया, वो देखे कि आखिर जमीन उनको राजनीतिक जनता क्यों नहीं दे रही है। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में न तो बिहार के किसान शामिल हैं और न ही बिहार के किसानों ने कृषि बिल को लेकर कोई विरोध जताया है, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने भारत बंद का समर्थन कर इस मुद्दे को हवा देना शुरू कर दिया है। किसानों का समर्थन कितना मिलता है, ये देखना होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से साकेत और दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। तो तमाम विपक्षी पार्टियां इस कानून के समर्थन में उतर आई हैं। केंद्र के कृषि कानून के विरोध में किसानों के आंदोलन को अब कई राजनीतिक दलों ने खुलकर समर्थन करना शुरू कर दिया है और कल किसानों के भारत बंद में बीजेपी विरोधी कई राजनीतिक दल भी शामिल हो रहे हैं, जिस पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने आरजेडी और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। संजय जायसवाल ने कहा कि जिन्होंने खुद नौकरी के बदले जमीन हथियाने का काम किया है, वे किसानों के हक की बात करते हैं तो आश्चर्य होता है। बीजेपी ने कांग्रेस पर भी दोहरी नीति का आरोप लगाया। राष्ट्रीय जनता दल ने जिनके अध्यक्ष केवल किसानों से नौकरी देने के नाम पर जमीनें लिखवाने का काम किए हों और जिन्हें खुद नहीं समझ में आती होगी कि एपीएमसी एक्ट है क्या, वह भी इसमें कूद पड़े हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने इसका समर्थन किया है, जबकि मैं आप सबों के सामने बताना चाहूंगा कि कांग्रेस ने अपने 2019 के घोषणा पत्र में यह साफ लिखा था कि हम एपीएमसी एक्ट को निरस्त करेंगे। और बात सुशील मोदी की। जी हां, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी आज से आधिकारिक तौर पर राज्यसभा के सांसद बन गए और अपने नाम एक बड़ा रिकॉर्ड भी दर्ज करा लिया। तो मैं राज्यसभा में जा रहा हूं, बिहार के मुद्दों को राज्यसभा में उठाता रहूंगा और बिहार के विकास में जो कुछ योगदान देना संभव होगा मैं करूंगा। ये तस्वीर ऐतिहासिक है। ये तस्वीर गवाह है सुशील मोदी के उस गौरव का जिन्हें भारत के चारों सदनों का सदस्य रहने का सौभाग्य मिला। विधानसभा, लोकसभा और फिर विधान परिषद के बाद अब राज्यसभा सदस्य बने सुशील मोदी बिहार के ऐसे तीसरे नेता बन गए जो चारों सदनों के सदस्य रहे हैं। हालांकि बिहार बीजेपी से सुशील मोदी ऐसे इकलौते नेता हैं। पार्टी ने जो भी जिम्मेवारी दी है, मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है कि मैं ईमानदारी के साथ और पूरी मेहनत के साथ उन सारे दायित्वों का निर्वाह कर सकूं। इसलिए मुझे खुशी है कि मुझे राज्यसभा में जाने का मौका मिला है और पार्टी के निर्देश के अनुसार मैं राज्यसभा और बाकी जगह पर काम करूंगा। सोमवार को सुशील मोदी राज्यसभा उपचुनाव के निर्विरोध विजेता घोषित कर दिए गए। जब सुशील मोदी राज्यसभा सांसद बनने का सर्टिफिकेट ले रहे थे, तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद भी विधानसभा में मौजूद रहे और सुशील मोदी को जीत की बधाई दी। इसके बाद बधाई देने वालों का तांता लग गया। हम अपने नेता श्री सुशील कुमार मोदी जी को राज्यसभा के रिक्त पद पर उनके निर्वाचित होने पर हम हृदय से बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि बिहार के विकास को बेहतर ढंग से दिल्ली में रखने का काम करेंगे।
सुशील मोदी 1990 में पहली बार पटना मध्य विधानसभा क्षेत्र के लिए चुने गए थे। 2004 में भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने। 2005 में बीजेपी विधानमंडल दल का नेता चुने जाने के बाद लोकसभा सदस्य के पद से इस्तीफा दिया और बिहार विधान परिषद के सदस्य बने। अब राज्यसभा सांसद बनकर उन्होंने एक इतिहास रच दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो बिहार बीजेपी के पहले नेता जो चारों सदनों में अब अपनी उपस्थिति दर्ज कराने जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कटिहार के खबर की बात करते हैं। कटिहार में पीएफआई की ओर से लगाए गए विवादित पोस्टर पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। सहायक थाना के एएसआई के बयान पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष महबूब आलम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिसके बाद पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। 5 दिसंबर को पीएफआई ने कटिहार समाहरणालय समेत कई जगहों पर विवादित पोस्टर लगाए थे। उस पोस्टर पर सहायक थाना के अवर निरीक्षक के द्वारा लिखित प्रतिवेदन दिया गया है और प्राथमिकी दर्ज की गई है और पीएफआई के स्टेट प्रेसिडेंट महबूब आलम के विरुद्ध। एक ही अभियुक्त? हाँ, अभी एक ही अभियुक्त बना। बेतिया से बड़ी खबर मिल रही है। यहां पर विधायक से रंगदारी मांगी गई है। तो बेतिया से ये बड़ी खबर, जहां पर विधायक रश्मि वर्मा से एक बार फिर रंगदारी मांगी गई है। अपराधियों ने फोन पर 20 लाख की रंगदारी रश्मि वर्मा से मांगी। नरकटियागंज से विधायक हैं रश्मि वर्मा, जिनसे रंगदारी मांगी गई और कहा गया है रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। दूसरी बार रश्मि वर्मा को धमकी भरा एक कॉल आया है। 22 नवंबर को भी धमकी भरा फोन रश्मि वर्मा के पास आया था। तो बेतिया से ये बड़ी खबर, विधायक रश्मि वर्मा को धमकी भरा कॉल आया। 20 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई है, नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। बात करते हैं बांका की खबर की, जहां कटोरिया पुलिस ने जब सब्जी लदी पिकअप गाड़ी की जांच की तो पुलिस के होश उड़ गए। सब्जी तो सिर्फ दिखावे के लिए थी, अंदर विदेशी शराब की बड़ी खेप लदी हुई थी। पुलिस ने 100 पेटी विदेशी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो समस्तीपुर के रहने वाले हैं और गिरिडीह से शराब की यह खेप समस्तीपुर लेकर जा रहे थे। हमने पहले भी कहा है कि कुछ भी हो जाएगा, हम माफियाओं को नहीं छोड़ेंगे। उसी का नतीजा है कि हम लोग अरेस्ट कर रहे हैं, सबको बरामद कर रहे हैं। डेली छापेमारी चल रही है, रोड पे, जंगलों में, घरों में। हम लोग किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि बंद कर दिया जाए, बॉर्डर सील किया जाए, किसी तरह चल रहा है, रोकने की कोशिश हो रही है। कारोबार की कमर तोड़ने के लिए जहानाबाद में भी प्रशासन को बुलडोजर की मदद लेनी पड़ी। नगर थाना क्षेत्र के दादा राधा रानी के किनारे बड़े पैमाने पर देसी शराब के निर्माण की पुलिस को सूचना मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई के लिए पुलिस जेसीबी लेकर वहां पहुंच गई, जहां एक नहीं देसी शराब की कई भट्टियां चल रही थी। पुलिस ने एक तरफ से भट्टियों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया। इसके पहले भी पुलिस यहां पर कार्रवाई कर कई भट्टियों को ध्वस्त कर चुकी है, लेकिन शराब माफिया का दुस्साहस ऐसा कि फिर से ये लोग गोरख धंधा शुरू कर देते हैं। और बिहार में भले ही अभी सर्दी का सतर्म आने में थोड़ा वक्त है, थोड़ी देरी है, लेकिन कुहासे ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और इसका सीधा असर यातायात पर नजर आ रहा है। पटना आने वाली सभी ट्रेनें और हवाई जहाज देरी से पहुंच रहे हैं, तो कई फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा है। पटना पहुंचने वाली लंबी दूरी की फ्लाइट्स 2 से 3 घंटों की देरी से पहुंच रही है, जिससे यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली से पटना पहुंची स्पाइस जेट की एक फ्लाइट आज 3 घंटे की देरी से पहुंची, जबकि अमृतसर से पटना पहुंची फ्लाइट भी 1 घंटे 20 मिनट की देरी से पहुंची। मुंबई और गुवाहाटी पहुंचा विमान भी 1 घंटे से अधिक लेट था। और इसी के साथ अपना बिहार में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ ही देर बाद देखिए जोहार झारखंड।